सुमुर्तकी ने दिली दमीर का सर अपनी गोद में रखा हुआ है और वो दिली दमीर की शहादत पर बहुत जोर जोर से रोता है। इसके बाद आप इस किस्म में देखें कि अर्तगल बसंतीरी सरहद से वापस अपने कबीले में पहुंचता है। अर्तगल अपने घोड़े पर सवार होकर सरदारी खेमे की तरफ जाता है। इसी दौरान सरदारी खेमे से हाइमा खातून, गुंदुरदू और हलीमा सुल्तान बाहर आते हैं और वो सब बहुत परेशान होते हैं। अख्तर घोड़े से उतरता है और खुशी खुशी जाकर उनसे मिलता है। अख्तर जब उनको परेशान देखता है तो उनसे पूछता है, अम्मी जान क्या मसला है, आप सब क्यों परेशान हैं? इस पर हाइमा खातून कहती हैं, बेटा चलो खेमे में चलते हैं। इसके बाद वो सब हाइमा खातून के सरदारी खेमे में चले जाते हैं और हाइमा खातून सरदारी नशिश पर जाकर बैठ जाती हैं और फिर अर्तगल और गुंदुदू भी उनके पास बैठ जाते हैं। फिर अर्तगल कहता है, अम्मी जान क्या बात है? इस पर गुंदुदू कहता है, ताजिर अफरसियाब नुयान के लिए काम करता था, उसने सज्जा खातून को कबीले से अगवा कर लिया था। ये सुनकर अर्तगल परेशान हो जाता है। फिर गुंदुदू अर्तगल से कहता है, अर्तगल फिक्र ना करो, सज्जाद ठीक है, मैं उसे वापस कबीले ले आया था। और फिर गुंदुदू अर्तगल से कहता है, हमजा शहीद हो गया है और मैंने नुयान को भी पकड़ लिया था। ये सुनकर अर्तगल खुश हो जाता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है और कहता है, भाई नुयान के बारे में बताएं। इस पर गुंदुदू खामोश हो जाता है और हाइमा खातून कहती हैं, जब हम नुयान को सजाए मौत देने वाले थे, इसी दौरान वहाँ अमीर सादुद्दीन को पेक आ गए। फिर गुंदुदू कहता है, हमारी रियासत और मंगोलों के दरमियान अमन मुआहिदा हो चुका है। इस पर अर्तगल कहता है, भाई इस मुआहिदे से नुयान का क्या लेना देना? इस पर हाइमा खातून कहती हैं, इस मुआहिदे के तहत हमने नुयान को मंगोलों के हवाले कर दिया है। इस पर अर्तगल कहता है, अम्मी जान ये आप क्या कह रही हैं? इस पर गुंदुदू बोलता है और कहता है, अर्तगल हम रियासत के अमन मुआहिदे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। ये सुनकर अर्तगल गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है, नुयान अपने मुफाद के लिए सज्जाद खातून को अगवा कर सकता है। आप सोचें, जब उसके साथ को मौका मिलेगा तो वो हमारी औरतों के साथ क्या करेगा? फिर अर्तगल कहता है, सुमुर्तकिन ने इस बारे में क्या कहा? इस पर हाइमा खातून कहती हैं, मुझे और कबीले के बाकी सरदारों को इस मुआहिदे पर कायल करने वाला सुमुर्तकिन ही है। फिर गुंदुदू अर्तगल से कहता है, अर्तगल तुम बताओ, अगर तुम यहाँ होते तो तुम क्या करते? क्या तुम रियासत का अमन मुआहिदा तोड़ देते? इस पर अर्तगल कहता है, भाईजान हो सकता है खून बह जाता, लेकिन आखिर में हम अमन पा लेते। जो सुलह नुयान जैसा बेगैरत लेकर आया हो, इससे हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। फिर अर्तगल हाइमा खातून से कहता है, अम्मी जान सुमुर्तकिन कहाँ है? इस पर गुंदुदू कहता है, वो नुयान के पीछे गया है और दिली दमीर उसके साथ हैं। फिर नाज़रीन इसी दौरान कबीले के ढोल बजते हैं और सुमुर्तकिन दिली दमीर की लाश को उनके घोड़े पर रख कर कबीले में दाखिल होता है। ये देखकर कबीले के लोग कहते हैं, दिली दमीर साहब आपको क्या हो गया है? और कबीले के लोग बहुत ज्यादा गमगीन हो जाते हैं और इसके बाद सुमुर्तकिन कबीले के दरमियान में पहुंचकर घोड़े रोक लेता है। अर्तगल और सुमुर्तकिन दिली दमीर को घोड़े से नीचे उतारते हैं। अर्तगल दिली दमीर को देखकर बहुत रोता है और फिर हाइमा खातून, हलीमा सुल्तान, सज्जाद खातून, सुमुर्तकिन और वहाँ मौजूद कबीले के बाकी लोग बहुत दुखी होते हैं। फिर अर्तगल सुमुर्तकिन से कहता है, ये किसने किया? इस पर सुमुर्तकिन कहता है, भाई ये तंगूत ने किया है और मैंने तंगूत को मार दिया है, लेकिन नुयान भागने में कामयाब हो गया है। नाज़रीन इस पर अर्तगल गम और गुस्से की वजह से जोर जोर से चीखता है। इसी दौरान वहाँ बांसी, तुर्गुत और दोहान आते हैं और वो दिली दमीर को देखकर बहुत गमगीन हो जाते हैं और तुर्गुत बहुत ज्यादा रोता है और फिर तुर्गुत जोर जोर से पुकारता है, बाबा उठ जाएं, बाबा आपको क्या हो गया है? नाज़रीन
اسی دوران وہاں چھوٹا بچہ طاہر آتا ہے اور وہ کہتا ہے دلی ضمیر آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس پر طبیب عارف طاہر کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نویان بادشاہ کے ساتھ جنگل میں بیٹھا ہوا ہے۔ نویان بادشاہ سے کہتا ہے بادشاہ دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ تنگوت جو میرے آگے کتے کی طرح دم ہلاتا تھا وہ مجھے کاٹنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ اگر سعد الدین کوپیک نے اسے ہڈی نہ پھینکی ہوتی تو وہ کبھی بغاوت کی کوشش نہ کرتا۔ ناظرین اسی دوران وہاں منگول سپاہی تنگوت کی لاش لے کر آتے ہیں۔ نویان تنگوت کی لاش دے کر بادشاہ سے کہتا ہے اس کی لاش سعد الدین کوپیک کو بھجوا دو تاکہ وہ اپنا مستقبل دیکھ سکے۔ اور پھر نویان بادشاہ سے کہتا ہے ہمیں فوراً اوکتائی خان کی طرف جانا ہوگا، ہم مزید وقت ضائع نہیں کر سکتے، مجھے جنگ کے لیے مزید بڑی اور طاقتور فوج تیار کرنی ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ امیر سعد الدین کوپیک کارواں سرائے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس مہر الدین بیٹھا ہوا ہے۔ مہر الدین سعد الدین کوپیک سے کہتا ہے کائی قبیلے والوں کو ریاست کے امن معاہدے کا کوئی خیال نہیں ہے۔ دلی ضمیر اور سمر تقین نویان کو قتل کرنے کے لیے ان کے پیچھے گئے تھے اور تنگوت نے دلی ضمیر کو قتل کر دیا ہے اور سمر تقین نے تنگوت کو قتل کر دیا۔ یہ سن کر امیر سعد الدین کو بہت غصہ آتا ہے اور اس کے بعد مہر الدین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسی دوران وہاں امیر سعد الدین کوپیک کا ایک سپاہی آتا ہے اور وہ کہتا ہے باہر سین میں ایک گھوڑا آیا ہے جس کے اوپر ایک ٹوکرا رکھا ہے۔ اس پر کوپیک کہتا ہے اس کو اندر لے آؤ۔ پھر کوپیک کے سپاہی اس ٹوکرے کو اٹھا کر اندر لے کر آتے ہیں۔ جب وہ اس ٹوکرے سے چادر ہٹاتے ہیں تو اس میں تنگوت کی لاش ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر امیر سعد الدین کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے نویان خوش نصیب کتے تم بچ گئے۔ سعد الدین کوپیک کہتا ہے غوث خان کی مہر اب تمہارے پاس ہے سمر تقین۔ پھر وہ اپنے سپاہی سے کہتا ہے کہ تنگوت کی لاش کو جنگل میں پھینک دو۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ارطغرل اور طبیب عارف دلی ضمیر کے جنازے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے دلی ضمیر آپ نے اپنی ساری زندگی ان زمینوں کو اپنا وطن بنانے کے لیے لگا دی، آپ کی بیوی، آپ کے 2 بیٹے، آپ کی بیٹی سب ان زمینوں کے لیے قربان ہو گئے۔ دلی ضمیر میں قسم کھاتا ہوں ان زمینوں کو اپنا وطن بنانے کے لیے میں آخری سانس تک لڑوں گا۔ اس کے بعد ارطغرل دلی ضمیر کے چہرے کو چادر سے ڈھانپ دیتا ہے اور اسے وہ لمحہ یاد آتا ہے جب دلی ضمیر نے ارطغرل کو تلوار بنا کر دی تھی اور ارطغرل سے کہا تھا یہ تلوار آپ کے ہاتھوں میں کافروں کے لیے موت کا پیغام ہوگی۔ ناظرین یہ خیال آتے ہی ارطغرل بہت روتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دلی ضمیر کا جنازہ اللہ اکبر کی صداؤں کے ساتھ قبیلے کے لوگ اٹھا کر قبرستان کی طرف جا رہے ہیں۔ صداع خوشرود بیماری کے باوجود دلی ضمیر کے جنازے کو کندھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دلی ضمیر کے جنازے کو قبر میں رکھ دیتے ہیں اور اسی دوران وہاں امیر سعد الدین کوپیک آتا ہے اور اس کے بعد ترگت اور باقی سب لوگ مل کر دلی ضمیر کی قبر پر مٹی ڈالتے ہیں اور ترگت اپنے سر پر دلی ضمیر کا رومال باندھ دیتا ہے۔ اسی دوران امیر سعد الدین کوپیک واپس کارواں سرائے کی طرف جانے کے لیے مڑتا ہے تو ارطغرل اور سمر تقین اس کے پیچھے آتے ہیں اور وہ امیر سعد الدین کوپیک کو آواز دیتے ہیں تو امیر سعد الدین کوپیک رک جاتا ہے۔ سمر تقین کوپیک سے کہتا ہے امیر سعد الدین میرا بھائی ارطغرل آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ پھر سعد الدین کوپیک کہتا ہے میں آپ دونوں حضرات سے تعزیت کرتا ہوں۔ پھر وہ ارطغرل سے کہتا ہے تو تم ہو ارطغرل جس پر ہمارے سلطان علاؤالدین کو بہت فخر ہے۔ اس کے بعد سمر تقین کہتا ہے امیر سعد الدین کوپیک کچھ چیزیں ہیں
जो हमें परेशान कर रही है। सादुद्दीन कोपेक कहता है बताओ क्या मसला है। इस पर अर्तगल कहता है अगर महल में गद्दार ना होते तो सुमुर्तकिन सामने ना आया होता। इस पर कोपेक कहता है फिक्र ना करो, हमने महल को गद्दारों से पाक कर दिया है। इस पर अर्तगल कहता है अमीर सादुद्दीन लगता है सफाई ठीक तरह से नहीं हुई। गद्दारों के हाथ महल से हमारे कबीले तक पहुंच चुके हैं। आप किस सफाई की बात कर रहे हैं? याद रखें जिसके हाथ में ये डोरे हैं मैं वो हाथ तलाश करूंगा और उनको काट दूंगा। इस पर सादुद्दीन कोपेक को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अगर तुमने रियासत के हुक्म को माना होता तो ये गरीब लोहार आज जिंदा होता। इस पर सुमुर्तकिन कहता है अमीर सादुद्दीन आप ये बात कैसे कर सकते हैं? हमने रियासत के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। इस पर कोपेक कहता है रियासत के साथ वफादारी का ये कोई तरीका नहीं। जब दिल करे इसकी फरमाबरदारी की जाए और जब दिल ना करे तो फरमाबरदारी ना की जाए। और फिर सादुद्दीन कोपेक झूठ बोलते हुए कहता है अब मेरी बात गौर से सुनो। इब्तिदा से ही तंगूत की डोरे मेरे हाथ में थी। सुमुर्तकिन अगर तुम और लोहार तंगूत के रास्ते में ना आए होते तो तंगूत नोयान को मार देता। मैं नोयान की जगह तंगूत को कमांडर बनाने वाला था। मैं इसे सोने से खरीदने की कोशिश करता लेकिन तुमने और लोहार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। फिर कोपेक कहता है मुझे उम्मीद है आज के बाद तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। इसके बाद कोपेक वहाँ से चला जाता है। नाज़रीन इसके बाद सुमुर्तकिन और गौस खान की मोहर अर्तगल को देता है और कहता है अर्तगल मोहर अब महफूज हाथों में होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये मोहर सफेद दाढ़ी वालों को दे दो। नाज़रीन इसके बाद आप देखें कि हाइमा खातून के सरदारी खेमे में हाइमा खातून के घर वाले और सरदार खुर्शीद और सरदार खुर्शीद के घर वाले बैठे हुए हैं। गुंदुगदू कहता है दोनों रियासतों के दरमियान अमन मुआहिदा हो चुका है मगर नोयान इस अमन मुआहिदे को तोड़ देगा। इस पर सुमुर्तकिन कहता है नोयान कभी भी आराम से नहीं बैठेगा। वो हम सबको कत्ल करने के लिए एक न एक दिन जरूर आएगा। इस पर तैमूर कहता है ये तो आपको नोयान को सादुद्दीन कोपेक को देने से पहले सोचना चाहिए था। फिर सरदार खुर्शीद कहते हैं जो होना था वो हो गया, अब हमें आगे देखना है। और फिर सरदार खुर्शीद कहते हैं मैं ये कहना चाहता हूँ अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। और फिर वो हाइमा खातून से कहते हैं मैं अपने बेटे तैमूर और रोशनी की शादी करना चाहता हूँ। इस पर हाइमा खातून कहती हैं सरदार खुर्शीद आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, हमें अपने बेटों की शादी कर देनी चाहिए। नाज़रीन इसके बाद आप देखेंगे अर्तगल हलीमा सुल्तान के साथ खड़ा है। अर्तगल हलीमा सुल्तान से कहता है हलीमा सुल्तान तुम माँ बनने वाली हो, अब तुम क्यों काम कर रही हो? फिर अर्तगल हलीमा सुल्तान से कहता है हलीमा सुल्तान जब हमारा बच्चा पैदा होगा तो हम हिजरत कर जाएंगे। इस पर हलीमा सुल्तान कहती हैं क्या आपने इस बारे में अम्मी जान और गुंदुगदू भाई से बात की है? इस पर अर्तगल कहता है हलीमा सुल्तान अभी बात नहीं की लेकिन जब वक्त आएगा तो मैं उनसे भी बात कर लूंगा। नाज़रीन इसके बाद आप देखेंगे आलिया अपने खेमे में मेहरदीन के साथ खड़ी है। आलिया मेहरदीन को जहर की एक बोतल दिखाते हुए कहती है ये वो जहर है जिससे मैंने खुर्शीद की बीवी को कत्ल किया था। अब मैं इसी जहर से खुर्शीद को भी कत्ल कर दूंगी। और फिर वो मेहरदीन से कहती है जिस रात रोशनी और तैमूर की शादी होगी वो रात खुर्शीद की मौत की रात होगी। नाज़रीन इसके बाद आप देखें कि गुलबानो सरदार खुर्शीद के खेमे में उस संदूक को खोलती है जिसमें आलिया ने सज्जाद खातून के हार को छुपा रखा है। जब वो संदूक में सज्जाद खातून का हार देखती है तो वो हैरान हो जाती है। इसके बाद गुलबानो सज्जाद खातून के पास जाती है और कहती है सज्जाद खातून मुझे बताए आप आलिया पर क्यों शक कर रही है? इस पर सज्जाद खातून कहती हैं गुलबानो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। इस पर गुलबानो गुस्से से अपना खंजर निकाल कर सज्जाद खातून की गर्दन पर रख लेती है और कहती है
सज्जाद खातून, अगर आपने मुझे ना बताया आप आलिया खातून पर क्यों शक कर रही हैं, तो मैं आपका गला काट दूंगी। इस पर सज्जाद खातून कहती हैं, आलिया सरदार खुर्शीद की पहली बीवी के मरने से पहले सरदार खुर्शीद से छुप कर मिलती थी। फिर सज्जाद खातून कहती है, गुलबानो मेरा यकीन करो, आलिया ने ही मुम्मानी नूरों को मारा है। ये सुनकर गुलबानो बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद आप इस क्लिप में देखेंगे कि अख्तर उस जगह पर खड़ा है जहाँ दिली दमीर तलवारें बनाया करते थे। इसी दौरान वहाँ सुमुर्तकिन आता है और वो अख्तर से कहता है, अख्तर हम दिली दमीर का इंतकाम जरूर लेंगे। इस पर अख्तर सुमुर्तकिन से कहता है, सुमुर्तकिन जब तक हम कबीले में गद्दारों को तलाश नहीं कर लेते हम अपने भाइयों का और दिली दमीर का इंतकाम नहीं ले सकते। इस पर सुमुर्तकिन अख्तर से कहता है, अख्तर तुम्हारा क्या ख्याल है, बहुत तंगूत तक कैसे गई। इस पर अख्तर कहता है, सुमुर्तकिन इस सवाल का जवाब अमीर सदुद्दीन कोटक पहले ही दे चुका है। वो जो तंगूत को इस्तेमाल कर सकते हैं वो कबीले में किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर अख्तर कहता है, अब महज नाज़रीन इसके बाद आप देखें कि सज्जाद खातून सरदार खुर्शीद के खेमे में जाती है। सज्जाद को देखकर सरदार खुर्शीद कहते हैं, सज्जाद तुम्हें क्या चाहिए। इस वक्त सज्जाद खातून कहती है, मामू मैं नूरो खातून की मौत से पहले आपके और आलिया के ताल्लुक के बारे में जानती हूँ। ये सुनकर सरदार खुर्शीद गुस्से से खड़े हो जाते हैं। इस पर सज्जाद कहती है, मामू बैठ जाएं और मेरी बात पूरी सुने। और फिर सज्जाद खातून सरदार खुर्शीद से कहती है, आपकी पहली बीवी नूरो खातून को आलिया ने कत्ल किया है और मैं ये बात जानती हूँ और मुझे वो बूढ़ी औरत जिसका कत्ल कबीले के पास हुआ था वो ये बात हार और कुछ सोना देकर मुझे बताना चाहती थी, मगर आलिया ने उसको कत्ल कर दिया और मेरा हार उससे ले लिया। इस पर सरदार खुर्शीद सज्जाद को खेमे से निकाल देते हैं और फिर वो अपने पास रखे हुए संदूक को खोल कर देखते हैं तो वहाँ सज्जाद का हार मौजूद होता है। फिर इसके बाद आप देखें कि मशकू वाले मैदान में मेहदी एक सिपाही के साथ तलवार बाजी कर रहा है और वो उस सिपाही को जमीन पर गिरा लेता है। इस पर वहाँ मौजूद तमाम सिपाही मेहदीन साहब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। इसी दौरान वहाँ अख्तर और सुमुर्तकिन आते हैं और मेहदीन सिपाहियों को खामोश करवा देता है और कहता है, मुझे लगता है गुड्डू साहब को तुम्हारी तरबियत को मजीद सख्त करना होगा। और फिर वो अख्तर से कहता है, अख्तर साहब क्या मैं ठीक कह रहा हूँ। इस पर अख्तर कहता है, मेहदीन साहब आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी आप जैसे काबिल सिपाही से थोड़ी देर तरबियत हासिल करना चाहता हूँ। इस पर मेहदीन कहता है, जरूर अख्तर साहब। और इसके बाद अख्तर अपनी टोपी उतार कर तुर्गुत को दे देता है और तलवार निकाल कर मेहदीन के सामने खड़ा हो जाता है। तुर्गुत बांसी से कहता है, बांसी कुछ होने वाला है। जब अख्तर भाई ने तरबियत लेने का कहा है इसका मतलब सबक सिखाना है। नाज़रीन इसके बाद अख्तर और मेहदीन तलवार बाजी करना शुरू हो जाते हैं। इस लड़ाई के दौरान अख्तर अपनी तलवार मेहदीन के गले पर रखता है और फिर मेहदीन को पीछे धक्का देता है और इसके बाद वो दोनों फिर एक दूसरे पर हमले करते हैं। मेहदीन अख्तर से कहता है, आखिरकार मेरी तरबियत हासिल करने के लिए मुझे एक काबिल सिपाही मिल गया। इस पर अख्तर कहता है, मेहदीन साहब आप गद्दारी को भी तलाश करके इस मामले को देखेंगे जिसने हमारे कबीले में दहशत फैला रखी है। और इसके बाद अख्तर और मेहदीन एक दूसरे पर फिर तलवार से वार करते हैं। मेहदीन कहता है, अख्तर साहब आप किस बारे में बात कर रहे हैं। इस पर अख्तर कहता है, मेहदीन साहब मैं उस मोहर की बात कर रहा हूँ जो अम्मी जान के खेमे से चोरी हुई थी। इस गद्दारी में मंगोल और कोरिया के दोनों के लोग मुलव्वस हैं। इस पर मेहदीन कहता है, अख्तर साहब लगता है आपकी जुबान पर कुछ आते आते रह गया। और इसी दौरान अख्तर मेहदीन को जमीन पर गिरा लेता है और अपनी तलवार मेहदीन के गले पर रख लेता है। तो नाज़रीन एपिसोड नंबर 52 का